हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट हिंदी है, वैसे हिंदी सब्जेक्ट होना सबके लिए कॉमन बात है। चाहे आप आर्ट्स रखे हो, चाहे साइंस रखे हो, चाहे कॉमर्स रखे हो, आप सभी को हिंदी सब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी 12th क्लास के हिंदी से अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक का, यानी कि अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक में जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछ सकता है, आज के वीडियो में हम सभी वही क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, सारे प्रश्न मॉडल पेपर से छांट के लाए गए हैं, जो 2025 के नई पैटर्न पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 तरीके से पढ़ाऊंगा, आप सभी को आगे पता चल जाएगा। फिलहाल पढ़ाई करो, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बात और जान लो, आप सभी 1 नंबर से क्वेश्चन को लेकर के 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन आप सभी को बातचीत शीर्षक पाठ से मिलेगा, और उसके बाद 15 से लेकर के 30 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी को उसने कहा था शीर्षक पाठ से मिलेगा। फिर उसके बाद 30 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन आप सभी को संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से मिलेगा, जिनके राइटर है जयप्रकाश नारायण जी। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखना, सबसे पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद हो गया सारे बच्चे को, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखना 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। ध्यान से देखते जाना सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न 2025 के नई पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा जी, बीच में एक बार याद आएगा तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। अब देखना 2 नंबर में क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बोलो, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो बोलो, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है हिंदी प्रदीप, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप का मतलब हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है। अब देखना 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 3 नंबर में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर एक वीडियो में मैं इस बात को बोलता हूं, पहले प्रश्न को समझा करो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पहले प्रश्न को समझा करो, पहले प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन दिमाग में फिट हो सकता है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है 3 नंबर में, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यहां पर देखो नहीं है, ये बोल रहा है ये नहीं, ठीक है। देखो कितने बच्चे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर में टिक मार देते हैं, जिनके कारण उसका नंबर कट जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, बता सकते हो आप सभी। जितने बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक कहानी को यानी कि कविता को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, उसको इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, मेघदूतम, सबका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सी रचना, यानी कि मेघदूतम जो पाठ है यहां पर जो दिखाई दे रहा है आप सभी को ऑप्शन नंबर सी में, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती ये बालकृष्ण भट्ट, एक मिनट, ठीक है। पद्मावती ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, और वेणी संगार ये भी बालकृष्ण भट्ट ने ही रचना किए हैं, और चौथा ऑप्शन है मेघनाथ वध, ये भी बालकृष्ण भट्ट ने ही रचना किए हैं, ठीक है। लेकिन मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न को समझना, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन 4 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। प्रश्न बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या फिर ललित निबंध। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। मैं लिख के देता हूं। जो बच्चे कल से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, यानी कि कल से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस बच्चे को भी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ललित निबंध, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 5 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखना आप सभी। क्वेश्चन है 5 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रश्न ये बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो भारत तेंदु युग, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत तेंदु युग हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। प्रश्न बोल रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। आज के वीडियो में हम सभी फिर से एक बार आप सभी को बता देता हूं, आज के वीडियो में हम सभी
ट्वेल्थ क्लास की हिंदी, जिसे हम सभी हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही शब्द होता है, ठीक है। और उसके बाद जान लो, आगे जान लो, मैं बता रहा हूँ। एक लेसन से लेकर के, यानी कि बातचीत शीर्षक पाठ से लेकर के, और उसने कहा था जिनके राइटर हैं चंद्रदर्शन माकुलेरी, यही है, ठीक है। और संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ तक, यानी कि एक से लेकर के तीन शीर्षक पाठ तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो VBI क्वेश्चन है, जो 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, वही क्वेश्चन को हम सभी कवर करेंगे, ठीक है। आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है, 3-4 महीना या फिर 2-3 महीना का समय बचा हुआ है, ध्यान से सारे क्वेश्चन को कवर करते जाओ, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में नोट करते जाओ या फिर वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाना है, ठीक है। उसके बाद आप सबको क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। कितने बच्चे एक बार वीडियो देखेंगे तो उसको एक ही बार में याद हो जाएगा, और कितने बच्चे ये हैं, मतलब 50% बच्चे हैं जिसको एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। वो बच्चे दोबारा अप्लाई करके देखना है वीडियो को, या फिर कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बताऊंगा आप सभी इस क्वेश्चन का फ्री में नोट्स कैसे पा सकते हो, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन था, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब देखना 7 नंबर में क्वेश्चन है, प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो आत्मीयता, सबका राइट आंसर, ठीक है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ठीक है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। 8 नंबर में क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये लो, अब मैं क्या बोलूं, मेरे शब्द में कुछ शब्द, मेरे मुंह में कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? क्या होगा इसका राइट आंसर? 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1844, ठीक है। कुछ नहीं बोलूंगा मैं आगे, ठीक है। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। समझ गए। अब देखना 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 नंबर में, संयोगिता स्वयंवर रचना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर श्रीनिवास की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन ये बोल रहा है संयोगिता, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, ठीक है। जितने बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर आप सभी बताओ। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास दास की, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा सा घुमा के पूछा क्योंकि कितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन चल रहा है बातचीत शीर्षक पाठ का, ये सिर्फ बातचीत शीर्षक पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को यही क्वेश्चन, एक 9 नंबर का जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हट के बनाया था। क्योंकि आप सभी को पता है मैं आप सभी को बीच में घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि आप सभी का सारा मतलब डाउट, जितने भी मन में डाउट क्लियर है, सब डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? श्रीनिवास दास जी की रचना है, ठीक है। अब देखना 10 नंबर में क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? प्रश्न बोल रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहां पर बोल रहा है नहीं है, ये नहीं बोल रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखना 11 नंबर में प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? प्रश्न ये बोल रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। यहां पर नहीं है, ये नहीं बोल रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ 11 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो रेल का विकट खेल, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, जबकि कछुआ धर्म बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, और रेणुका भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को 11 नंबर का क्वेश्चन भी याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखना 12 नंबर में क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है। प्रश्न बोल रहा है बातचीत, मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है बातचीत क्या है? निबंध है, एकांकी है, कहानी है, या फिर यात्रा संवरण, या फिर उपन्यास, क्या है? आप सभी को ये बताना है, ठीक है। बातचीत किस विधा से संबंध है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो निबंध, सबका राइट आंसर, ठीक है। बातचीत शीर्षक पाठ निबंध है, याद हुआ, ललित निबंध। बातचीत या फिर आप सभी को ललित निबंध दिखाई देगा, उसमें टिक मारना है, या फिर निबंध दिखाई दे उसमें टिक मार देना, ठीक है। दोनों परफेक्ट आंसर है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला उसी के अनुसार हम सभी आंसर दे देंगे, ठीक है। बातचीत किस विधा की रचना है? निबंध रचना है, ठीक है। अब देखना 13 नंबर में क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। प्रश्न बोल रहा है कौन सा उपन्यास, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? महिला आंचल, या फिर गोदान, या फिर 100 जान 100 जान, या फिर अंतराल। बता सकते हो आप सभी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। 13 नंबर में प्रश्न क्या बोला है, पहले प्रश्न को समझो। 13 नंबर में प्रश्न बोल रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 100 जान 100 जान, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 100 जान 100 जान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। याद रखिएगा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 जान 100 जान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। अब देखना 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
प्रश्न बोल रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे पे, जो मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, 2, 3, 4, 5। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 2 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कवर करा देना चाहता हूँ। इसका रीजन क्या है ये मत समझना। ठीक है, आप सभी के पास बहुत ज्यादा फालतू समय होगा, मेरे पास बहुत ज्यादा फालतू समय नहीं है। ठीक है, मेरे घर पे ऑफलाइन बच्चे भी 10-15 बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं 12th क्लास के। ठीक है, तो 14 नंबर में क्वेश्चन है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, 2। ठीक है, समझ गए। अब देखना 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन है 15 नंबर में, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। प्रश्न बोल रहा है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, क्रोधपूर्ण, भारी और बोझल सा, या फिर हल्का और स्वच्छ। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो हल्का और स्वच्छ सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अच्छे बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, इस निबंध के अनुसार, ललित निबंध के अनुसार। ठीक है, जिनके राइटर है बालकृष्ण भट्ट जी। याद रखिएगा आप सभी को। ठीक है, 12th क्लास के सबसे पहले चैप्टर से आप सभी को 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा। हर एक साल ये काम होता है। ठीक है, 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। ठीक है, अब देखना 16 नंबर में जो प्रश्न है एक मैं बताता हूं। ठीक है, 16 नंबर में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ये क्वेश्चन उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। जिनके राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी। समझ आया आप सभी को, यहां तक समझे आप सभी। 16 नंबर में जो क्वेश्चन है, अब यहां से आप सभी को 30 नंबर तक का क्वेश्चन उसने कहा था शीर्षक पाठ से मिलेगा। ठीक है, 30 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी को उसने कहा था शीर्षक पाठ तक मिलेगा। उसके बाद आप सभी को संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 16 नंबर में, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है लाना सिंह की मृत्यु, यानी कि लाना सिंह की मृत्यु, उसका मरण किसकी गोद में हुई थी। कीरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अवतार सिंह या फिर महीप सिंह। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो वजीरा सिंह सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, लाना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हो गई थी। ठीक है, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखना 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है। प्रश्न बोल रहा है पलटन का विदूषक कौन था। ये लो, ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मुझे खूब पूछो मत। ठीक है, आप सभी पूछो मत, ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन में उल्टा कर देखना 2009 से लेकर के 2024 तक में ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। ठीक है, बताओ 17 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 17 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, सर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो वजीरा सिंह सबका राइट आंसर। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन था, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 नंबर में लाना सिंह किस पद पर था। क्या है क्वेश्चन, पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है लाना सिंह किस पद पर था, सूबेदार के पद पर, जमादार के पद पर, मेजर के पद पर या फिर ऑफिसर के पद पर। ठीक है, बताओ 18 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन हमारे बी बता रहे हो जमादार के पद पर सबका परफेक्ट आंसर। ठीक है, लाना सिंह जमादार के पद पर था। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक पाठ में लाना सिंह जमादार के पद पर था। ठीक है, इसके राइफल का संख्या कितना था, 77 यानी कि 77। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में प्रश्न है लाना सिंह के गांव का नाम क्या था। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है लाना सिंह के गांव का नाम क्या था, मगड़े, माझे, कटरा या फिर माथावा। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है लाना सिंह के गांव का नाम क्या था। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो माझे सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, लाना सिंह के गांव का नाम क्या था, लाना सिंह के गांव का नाम माझे था। ठीक है, अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 20 नंबर में, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो अमृतसर सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, ठीक है, अमृतसर का चित्रण किया गया है। ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखो मैं आप सभी को क्लास के बीच में इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा, आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन है किस नंबर में, उसने कहा था कहानी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था कहानी क्या है, युद्ध की कहानी है या फिर दिव्य प्रेम की कहानी या फिर प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसने कहा था कहानी क्या है, युद्ध की कहानी है। ठीक है, जिसमें इधर के उधर के आपस में लड़ाई करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दिव्य प्रेम की कहानी, जिसमें बचपन से लेकर के जब तक उसका मतलब क्या बोलते हैं जो बॉर्डर गोली लगता है, जब उसमें क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमको। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बलिदान होना या दूसरा ऑप्शन है बलिदान होना, वही नियम बोल रहा है। और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ठीक है, अपने पत्नी की सुरक्षा के लिए, अपनी पति की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान पे दे दिए थे लाना सिंह। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी क्या है, युद्ध की कहानी भी हो जाएगा, दिव्य प्रेम की कहानी भी हो जाएगा, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए। अब देखना 22 नंबर में, 1 मिनट, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 22 नंबर में, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। ये लो, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को मैं लिख के दे सकता हूँ, पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उल्टा पुल्टा के पूछेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। उसने कहा था शीर्षक पाठ से यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में,
में उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। समझिए आप सभी मेरी बात, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। अपने दोस्तों से जलो मत। ठीक है, अगर आप सभी 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में अपने दोस्तों से कुछ ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी क्लास को एंड तक बने रहना पड़ेगा। आप सभी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, ज्यादा मार्क्स लाना है तो, अन्यथा क्लास को छोड़ के जा सकते हो। इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, इसमें आप सभी का घाटा है। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लाना सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह या फिर बोधा सिंह। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन है लाना सिंह। ठीक है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था कहानी का नायक यानी कि मेन पात्र है लाना सिंह। ठीक है, अब देखना 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 24 नंबर में, गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। ये सब क्वेश्चन आपको हर बार पूछेगा, हर एक बार पूछेगा। गुलेर जी ने यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, 1, 3, 6 या फिर 5। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 3 सबका राइट आंसर। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल मिलाकर के 3 कहानियां लिखी थी। ठीक है, जो तीनों बहुत अच्छे प्रकाशित हुई। ठीक है, अब देखना 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 25 नंबर में, बुद्ध का कांटा क्या है। प्रश्न बोल रहा है बुद्ध का कांटा किनकी रचना है, ये बोल रहा है। 25 नंबर में जो क्वेश्चन है बुद्ध का कांटा वो किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर जयप्रकाश नारायण की या फिर भगत सिंह की। ठीक है, सोच के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में सोच के बताओ। ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, याद हो गया सारे बच्चे को यहां तक। अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 26 नंबर में, तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है। ये लो, क्या मैं बोलूं, तेरी कुरमाई हो गई है, ये प्रेम पर बलिदान होने वाला कहानी है। ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंध है। उसने कहा था बातचीत, रोज या फिर एक लेख और एक पत्र। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उसने कहा था सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई है लाना सिंह जब वही अपने मामा अतर सिंह के यहाँ घूमने के लिए गए थे, वही वाला क्वेश्चन है। याद आया आप सभी को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हो तो वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, बहुत हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है, तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है। उसने कहा था कहानी से संबंध है। आई होप कि आप सभी को 26 नंबर तक का क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 27 नंबर में, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। ठीक है, 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। ठीक है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनी के साथ संघर्ष यानी कि लड़ाई हो गया था। ठीक है, अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। क्या बताऊं आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में, मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है। ठीक है, नहीं तो मेरा 475 मार्क्स 2022 में कोई नहीं काटता। ठीक है, वैसे मैं अभी पार्ट 3 में पढ़ाई कर रहा हूं, आप सभी को 12th क्लास का तैयारी में बेहतर तरीके से करवा सकता हूं। ठीक है, अगर मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा सही होता मेरा 475 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, वैसे मेरा मार्क्स आया था करीब 422 या फिर 23, 427 या फिर 427 ऐसा मार्क्स आया था। ठीक है, खैर छोड़ो, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, हजारा सिंह ने या फिर लाना सिंह। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो लाना सिंह सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाना सिंह। ठीक है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, लाना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, यानी कि हारा दिया था युद्ध में। अब देखना 29 नंबर में क्वेश्चन है सिख राइफल। ये देखो मैंने आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, मैंने आप सभी को बताया था। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, 77, 63 या फिर 52 या फिर 98। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 77 सबका राइट आंसर है। ठीक है, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, 77 था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 30 नंबर में, एक मिनट 30 नंबर में क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी। क्या है क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी, संजलपुर में, जीयनपुर में, भागलपुर में या फिर लायलपुर में। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो लायलपुर सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। ठीक है, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में क्वेश्चन है, गुलेर जी का जन्म स्थान कहां था। प्रश्न बोल रहा है रामचंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहां पर था, हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में या फिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात में। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो जयपुर राजस्थान सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 32 नंबर में, सुखमय जीवन किसकी रचना है। प्रश्न क्या बोल रहा है याद रखिएगा, मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूं,
याद रखिएगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि आप सभी को दूसरा कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को कवर कर देगा और बताएगा नहीं कौन क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ो, 32 नंबर में जो क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, पता है आप सभी को, सुख बालकृष्ण भट्ट की या फिर अशोक वाजपेयी की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर भगत सिंह की, ठीक है। 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, 32 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। अब देखना 33 नंबर में क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, 1913, 1912, 1915 या फिर 1918, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उसने कहा था शीर्षक पाठ से है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन और दिखाई देगा, मतलब एक दो क्वेश्चन और दिखाई देगा आप सभी को उसने कहा था, ठीक है। उसके बाद आप सभी को संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। 33 नंबर में क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। बताओ 33 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1915 सबका परफेक्ट आंसर, ठीक है। उसने कहा था, जिनके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसने कहा था शीर्षक कहानी का प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आप सभी हिंदी उल्टा के भी देख लेना, ठीक है, या फिर आप सभी हिंदी उल्टा के बगल में लिख लो, हिंदी उल्टा के बगल में रख लो, उसके बाद आप सभी पढ़ाई करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन दिमाग में एक बार में फिट हो जाएंगे। अब देखना 34 नंबर में क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी रचना है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है 34 नंबर में कछुआ धर्म किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। बताओ 34 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कछुआ धर्म किसकी रचना है, ठीक है। 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, याद हुआ। कछुआ धर्म किसकी रचना है, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है। अब देखना 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 35 नंबर में पुरानी हिंदी किनकी रचना है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है पुरानी हिंदी किनकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की, अमर सिंह की, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बता सकते हो तो बताओ, अन्यथा मैं बताऊंगा, ठीक है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है, ठीक है। 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सिंपल सी बात है, हम सभी उसने कहा था शीर्षक पाठ को कवर कर रहे हैं, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। समझ गए। अब देखना 36 नंबर में क्या क्वेश्चन, ये लो आप देखो, ये जो 36 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को, यहां से क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से आप सभी को क्वेश्चन उस संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से दिखाई देगा, जिनके राइटर है, मतलब पाठ 3, ठीक है, पाठ 3 शीर्षक पाठ से दिखाई देगा, जिनके राइटर है जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जिसे लोकनायक के रूप से नाम से अभी तक भी हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखना 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से दिखाई देंगे, जो क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से पूछेंगे, वो यही सब क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लेना, लेकिन सारे क्वेश्चन को कवर करके जाना, ठीक है, समझ गया। खैर, जिसको पढ़ाई करने का मन होगा पढ़ाई करेगा, अन्यथा वो क्लास छोड़ के जा सकता है, मैं उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन है 36 नंबर में, किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था, ठीक है। बता सकते हो, ओपेक अस्पताल या फिर श्री राम नर्सिंग होम या फिर PMCH पटना या फिर ठीक है, विलिंगडन नर्सिंग होम, ठीक है। 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विलिंगडन नर्सिंग होम, ठीक है। किस अस्पताल में, यानी कि किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है विलिंगडन नर्सिंग होम, ठीक है। समझ गए आप सभी, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में हुआ था, ठीक है। अब देखना 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, ये दो, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, रूस का, भारत का, अमेरिका का या फिर जापान का। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो अमेरिका का, सबका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी बचपन से, ठीक है, जब वो 18 साल के हुए थे, करीब 18 साल के हुए थे, उसके बाद वो अमेरिका चल गए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। आप को अगर ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया गया है, ठीक है। आप सभी जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देख लेना, वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। 37 नंबर में क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है अमेरिका का, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आप सभी को संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखना 38 नंबर में क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सदानंद जी, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी, ठीक है। अब देखना 39 नंबर में क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो, 2 सेकंड लोगे, 3 सेकंड लोगे, 4 सेकंड लोगे, लेकिन पहले प्रश्न को समझो। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूं, पहले प्रश्न को समझो। इसमें आप सभी का भलाई है, मेरा इसमें कोई भलाई नहीं है, बस थोड़ा सा आप सभी के लिए मैं चैनल को मोनेटाइज कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो, ठीक है।
दोस्तों के पास, दोस्तों के साथ नहीं, दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है 36 नंबर में, ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता था, ठीक है। 39 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मेरे शेर बम शेरनियों? 39 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ? 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में उमाशंकर दीक्षित को, ठीक है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखना 40 नंबर में क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये लो, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 2009 में ये क्वेश्चन और 2012 में और 2014 में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बता सकते हो? 1925, 1932, 1924 या फिर 1936, ठीक है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। संपूर्ण क्रांतिशीर्षक पाठ के अनुसार लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उससे जी जाहिर सी बात है, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में एक्चुअल में हुई थी, ठीक है। 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखना 41 नंबर में क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? प्रश्न क्या बोला, पहले प्रश्न को समझो। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में, 1926 में, 1928 में या फिर 1932 में, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 1924 सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बात आप सबको फिर से बता देता हूं, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉमन बात है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अपने दोस्तों से अगर जलती हो तो दोस्तों को मत बताना, वैसे बताना चाहिए, अपने दोस्तों को बताना चाहिए, ठीक है। जितनी चाहे गर्ल्स देख रही हो चाहे बॉयज देख रही हो, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। क्वेश्चन 41 नंबर में, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु भी हुई थी और जयप्रकाश नारायण जी 1924 में मार्क्सवादी भी बने थे, ठीक है। अब देखना 42 नंबर में क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है 42 नंबर में? प्रश्न बोल रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूं, मैलांचल, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है। 42 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 42 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हो मैलांचल, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैलांचल, ठीक है। आई होप कि आप सबको 42 नंबर तक का क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखना 43 नंबर में क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है 43 नंबर में, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ साय या फिर अब्दुल गफूर या फिर अनुग्रह नारायण सिंह या फिर महापाया प्रसाद, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो अब्दुल गफूर, सबका परफेक्ट आंसर। एक मिनट, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो अब्दुल गफूर, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी कि 1974 में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बोला जा रहा है, ठीक है। 1974 में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, ठीक है। समझ गए, जिसमें हमसे का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखना 44 नंबर में क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था? ठीक है, ये लो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ दिया, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर? बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी को, या फिर जयप्रकाश नारायण को, या फिर महात्मा गांधी को। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखना 45 नंबर में क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1902 को, या फिर 18 सितंबर 1952 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? पहले सोच लो, उसके बाद कमेंट करके बताओ। प्रश्न बोल रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 11 अक्टूबर 1902, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902, ठीक है। अब देखना 46 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 46 नंबर में, ये याद रखना, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये कहां से 30 नंबर के क्वेश्चन लेकर थे, ठीक है। 30 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी को संपूर्ण क्रांतिशीर्षक पाठ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखना 46 नंबर में क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 46 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर 1979, ठीक है। जितने एक मिनट जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो 8 अक्टूबर 1979, सबका राइट आंसर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखना 47 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? डाउन, ठीक है। पहला ऑप्शन है डाउन, दूसरा ऑप्शन है बाउल, तीसरा ऑप्शन है मोहन, चौथा ऑप्शन है भालू। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो बाउल, सबका राइट आंसर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल नाम से पुकारा जाता था। याद हो आप सभी को, जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। आप सभी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। आप सभी को ऐसा बात नहीं, आप सभी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा।
आप सभी को इंस्टाग्राम पे आप सभी को ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो VBI क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो वायरल क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को जो 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है और जो टेस्ट एग्जाम में पूछ सकता है, आप सभी को इंस्टाग्राम पे वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम को पेज को जरूर फॉलो करना, ठीक है, सीक्रेट बात है, किसी को बताना मत, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मैं क्या कल क्लास होगा, कल क्लास नहीं होगा, आज क्या हुआ, आज नहीं होगा, आप सभी को इस टेलीग्राम पे ही प्रोवाइडेड किया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इस बात को बताया जाता है, ठीक है। और मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल पर आप सभी को कुछ खास बातें बताई जाती है, ठीक है। अगर आप सभी को कहीं पर दिक्कत होती है तो आप सब मुझे व्हाट्सअप पे बता सकते हो। अब हाँ याद आया, आप सभी को वीडियो का नोट्स आप सभी को व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है। बस वीडियो क्या करना है, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा या फिर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है। उस पर अपना SMS अपना नाम और रोल नंबर SMS कर देना, आप सभी को वीडियो का नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। खैर छोड़ो ये सब बातें। 48 नंबर में क्वेश्चन था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी जी का क्या नाम था। प्रभावती देवी, अमरावती देवी या फिर विशाखा दत्त, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रभावती देवी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी जी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी जी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। अब देखो 49 नंबर में प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ठीक है। 1952 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1998 में, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है। 49 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1952 में, ठीक है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। समझ गए। अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर करा दिया, ठीक है। अब देखना 40 नंबर में क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, 1990 में, 1998 में या फिर 1997 में या फिर 1978 को, ठीक है। बताओ 50 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 50 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1998 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, ठीक है। 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहां तक का सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी को अगर 12th क्लास की हिंदी से अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को बोलता हूं ध्यान से सारे क्वेश्चन को देख लेना। अगर आप सभी को एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।